नमस्कार। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी काशी में हैं और काशी को लेकर के कहा जाता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बड़ा विकास किया है और बड़ा स्मार्ट सिटी होने का दर्जा देकर के काशी को धन्य कर दिया है, क्योटो बना दिया है। और हमारे साथ बात करने के लिए बीएचयू के कार्डियोलॉजिस्ट और आम आदमी के डॉक्टर, आम आदमी के सेहत की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर ओम शंकर जी हैं। ओम शंकर जी ने बनारस में एम्स बनाने के लिए अनशन भी कर चुके हैं और आज भी अनशन एक तरीके से आपका जारी है, लेकिन लड़ाई जारी है और आम आदमी के सेहत की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। और कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी आपसे बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले सवाल ये है कि आपकी स्मार्ट सिटी कैसी है? डॉक्टर साहब, स्मार्ट सिटी कैसी है? जी, हमारा स्मार्ट सिटी अब इतना स्मार्ट हो गया है कि हम लोग दुनिया में प्रदूषण पर नंबर 1 पे पहुंच गए हैं और दुनिया हमें सबसे प्रदूषित एक जो शहर है उसके रूप में जानती है। और उससे होने वाली बीमारियां आज आम जनता को रोज़ मार रही हैं। ट्रैफिक इतनी तेज़ है कि अगर शहर में 3 किलोमीटर आपको चलना हो तो कम से कम 3 घंटा आपके पॉकेट में होना चाहिए। अगर आपको इमरजेंसी है तो आपके मरीज़ आधे रोज़ रास्ते में उन तेज़ रफ्तार से 3 घंटा वाली रफ्तार से 3 किलोमीटर चलने वाली रफ्तार से फंसकर आधे लोग रोज़ अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ पर गंगा मैया भी है जो जिनको कि पूरा शुद्ध जल के लिए साफ़ करना था, जो बिल्कुल आज ऊपर की तरफ साफ़ हो गया है, जो कहीं आजकल दिखाई नहीं दे रही है। और सड़कें तो आप देख ही रहे हैं, एक तरफ खुदती है, दूसरी तरफ बनती है, फिर दूसरी तरफ खुदती है और पहले तरफ बनती है। पुल इतने स्मार्ट बन रहे थे कि और उसमें गिर के अब कितने लोग मरे, एग्जैक्ट डाटा तो वो ऊपर वाले को ही पता होगा, लेकिन वो पुल बनाने वाले कौन थे आज तक नहीं पता चला। कॉन्ट्रैक्ट किसका था वो नहीं पता है। अच्छा, पुल जो गिर गया था, जो लोग दब गए थे? जी, दब के जो लोग मर गए थे। तो स्मार्ट तो हम लोग है ही हैं, आप देख ही रहे इतने स्मार्ट हो गए हम लोग। डॉक्टर साहब, आप उच्च शिक्षा पर बहुत अच्छी तरह नज़र रखते हैं और पूरे देश में क्या कुछ हुआ उसको भी देख रहे हैं, लेकिन आप स्वास्थ्य विभाग में जो उच्च शिक्षा के हालात हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? उससे पहले मैं आपको सबसे पहले तो करेक्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई बनारस में कोई एम्स की नहीं है। मैं राइट टू हेल्थ की लड़ाई लड़ रहा हूं। हर व्यक्ति को इस भारतवर्ष में स्वास्थ्य का अधिकार मिले, मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। उसका चूँकि मैं जहाँ हूँ, किसी चीज़ की एक शुरुआत होती है। चूँकि मैं यहाँ पर था तो मैंने इस लड़ाई की शुरुआत यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने, जैसे घर में आप दुनिया को कहें कि आप बेहतर हो जाए, उससे पहले अपने घर को बेहतर करना चाहिए। तो मैंने उसकी शुरुआत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की थी। जब मैं आया था तो अपने हृदय रोग विभाग जो है उसमें उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी, तो सबसे पहले उसको सुधारा। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एनुअल फंडिंग कम थी तो उसकी लड़ाई लड़ी। और साथ साथ मैं राइट टू हेल्थ की लड़ाई पूरे देश में लड़ता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, जिसकी कई सारे आप देखेंगे आज से 10 साल पहले कोई नेता आपको स्वास्थ्य पर भाषण करते हुए नहीं नजर आएंगे। लेकिन मेरे इन आंदोलन के बाद जो हम लोगों ने शुरू करी, आज कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो स्वास्थ्य को अपना एक गंभीर मुद्दा नहीं मान रहा है। यह हम लोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हम लोगों ने विगत 8-10 सालों में खड़ी की है। और ये मसला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक जो स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे थे, मैं सिर्फ स्मार्ट सिटी पर मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच जो है एक स्मार्ट देश पर है, और स्मार्ट देश जो है वो शहर और गांव से बनती है। और शहर और गांव को जो स्मार्ट बनाता है वो एक व्यक्ति होता है। तो जिस देश में स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों प्राथमिकताएं नहीं हो जिस सरकार की, उस देश का व्यक्ति स्मार्ट नहीं हो सकता। और जब तक व्यक्ति स्मार्ट नहीं होगा तब तक देश और शहर और गांव स्मार्ट नहीं हो सकता। हाँ, बात आपने शिक्षा की तो शिक्षा तो आप समझिए कि यहाँ विगत 5 सालों में शिक्षा के ऊपर इनका ध्यान नहीं रहा और होना भी नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जब भी कोई भी आप देश जहाँ पर आप देखें क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, भ्रष्टाचारी पूंजीवाद होगा, वहाँ की सबसे न्यूनतम प्राथमिकताओं में से एक शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति स्मार्ट हो जाएगा तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू कर जाएगा। और इसलिए इस देश के किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने ईमानदारी से कभी भी ये कोशिश नहीं की कि यहाँ के व्यक्ति को स्मार्ट किया जाए। व्यक्ति के स्मार्ट होते ही वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, फिर समानता आ जाएगी, तो फिर तो धर्म खतरे में आ जाएगा, फिर राष्ट्रवाद खतरे में आ जाएगा। तो कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि ये खतरे में आए। लेकिन
पार्टियां भी आखिर उनको वोट देने वाली तो समाज ही होती है। जब आप उनके उस सोच पर चुनौती पेश करना शुरू कर दें, जिसको आप आंदोलन कहते हैं या जागरूकता कहते हैं या उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप रैलियां निकाले या भूख हड़ताल करें या जो भी तरीके हैं, जब आप सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा किया जाएगा तो निश्चित ही वो राजनीतिक पार्टियां मजबूर होगी इस चीज़ को सोचने के लिए। और मुझे पूरा मैं यकीन से कह सकता हूं कि अब वो मजबूर हो रही हैं। आज अगर इस बार के घोषणा पत्र में देखें तो कांग्रेस ने शिक्षा की बजट को 6% करने की बात कही थी, जिसको 10% करने की लड़ाई मैं काफ़ी दिनों से लड़ रहा हूँ। वैसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10% और किसानों को 10% बजटिंग और सेपरेट बजटिंग की बात मैं करता रहा हूं, जिसकी भी बात इस बार कांग्रेस कर रही है, शायद अन्य पार्टियां भी कर रही है, और बीजेपी भी ने 75 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। कई सारी चीज़ें जो है, स्वास्थ्य और शिक्षा ही एक व्यक्ति को महान बनाती है और स्मार्ट बनाती है, और वही व्यक्ति जाकर एक स्मार्ट गांव, एक स्मार्ट शहर और एक स्मार्ट देश का निर्माण करता है। डॉक्टर साहब, आप घर पर भी मरीजों को निःशुल्क देखते हैं और जिस तरीके से आपकी छवि है कि आम आदमी कहीं पर भी आपसे अपना इलाज करा सकता है, पूछ सकता है, और आप जब अनशन कर रहे थे तो वहाँ पर भी आप मरीज देख रहे थे, इस तरीके की एक्टिविटी के बाद भी आपकी आवाज़ को सरकार ने अनसुना क्यों कर दिया? मैंने आपको बताया कि सरकार की एक अपनी सोच है। वो सोच ये है कि इस समाज को पुराने काल में ले जाना है, जहाँ लोग जब स्वस्थ होंगे तभी तो स्वस्थ मन होगा उनका, और तभी स्वस्थ दिमाग होगा। जब स्वस्थ दिमाग होगा और फिर शिक्षा मिल जाएगी उनको, फिर सरकार से प्रश्न पूछने लगेगा कि भाई आपने ये कहा था, ये क्यों नहीं किया, आपने वो कहा था, वो क्यों नहीं किया। तो प्रश्न सरकार पूछना नहीं चाहती, सरकार एक रोबोट बनाना चाहती है जो उनके इशारों से चले, ना कि वो इंटेलिजेंट रोबोट बनाना चाहती है, इंसान बनाना चाहती है जो उनसे सवाल पूछना शुरू कर दे। सरकार कोई भी रहती है वो सवाल पूछना पसंद नहीं करती है। सरकार खुद एक अहंकारी होता है और इसमें अहंकार की भावना आ जाती है जब तक कि वो व्यक्ति सच्चे मायने में एक मानसिक तौर पर उत्कृष्ट ना हो। डॉक्टर साहब, आप नेताओं की छवि और उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के आकलन हमेशा करते रहते हैं। 3 नेता ऐसे हैं जिन पर बात किया जाना जरूरी है और लोग जानना भी चाहते हैं। उसमें पहला नाम आता है नीतीश कुमार का, दूसरा नाम आता है उदित राज का, जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है, 5 साल तक केवल सांसद बनाकर रखा, और चौथे नेता हैं उत्तर प्रदेश के, वो हैं महिला हैं अनुप्रिया पटेल। इन तीनों नेताओं को आप आज के परिदृश्य में, चुनाव के परिदृश्य में, लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैं उनको नेता नहीं मानता जो नीतियों के बगैर चलता हो। मेरा बहुत ही क्लियर कट थिंकिंग है। वैसे नेता जो अपने समाज के प्रतिनिधित्व करने की लड़ाई लड़कर आगे आए और बाद में उस समाज को अपने निहित स्वार्थ के लिए बेचना शुरू कर दें, उसको मैं नेता मानता नहीं हूँ। नेता वो जो नीतियों पे खड़ा हो, जो आदर्शों पे खड़ा हो, जिनको कुर्सी नहीं आदर्श चाहिए, जिसके आप उदाहरण पुराने काल में जाकर देख सकते हैं, जो नेताओं ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, अपने आदर्श को नहीं बदला, अपने नीतियों को जहां भी गया अपने आदर्श के साथ समझौता कभी नहीं किया। आप जिन नेताओं की बात कर रहे हैं उनका वो सिर्फ अपने समाज को एक तरह से बेचना चाहते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसे का गुलाम बनाना चाहते हैं जो नीतिगत तौर पर उनके विरोधी हैं। नीतिगत तौर पर अगर आप देखें, जिन लोगों का आपने नाम लिया है वो ओबीसी समाज से आते हैं, और एक जो व्यक्ति का नाम लिए हैं आप, वो दलित समाज से आते हैं। आप 5 साल में अगर बीजेपी की राजनीति को देखेंगे तो उन्होंने दलित, ओबीसी, आदिवासी के आरक्षण को खत्म कर दिया है वस्तुतः प्रैक्टिकल सेंस में। और आप अगर उसके विरुद्ध अगर आप संघर्ष नहीं कर पाए अंदर में रह करके, तो इसका मतलब आपने समाज के साथ एक धोखाधड़ी की है। आपको धोखेबाज कहा सकता है मेरी निगाहों में। मैं ऐसे नेताओं को नेता मानता ही नहीं, मैं ऐसे नेताओं को ट्रेटर मानता हूं, यानी कि अपने फायदे के लिए समाज को बेचना कहता हूं। डॉक्टर साहब, एक सवाल इस परिदृश्य में भी था कि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रही हैं और इसके साथ ही साथ वह बनारस के आसपास के जिलों से, मतलब मिर्ज़ापुर से लोकसभा भी चुनी गई हैं, और यहाँ अगर एम्स बनता तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को भी फायदा होता। ऐसे में अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों ने आपके इस मुहिम को एकदम से नज़रअंदाज कर दिया।
मैंने पहले भी कहा और फिर से कह रहा हूँ, जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ है वहाँ पर समाज के स्वार्थ की कोई चिंता नहीं करते। जब व्यक्ति ने अपने नीति को छोड़कर, उनके पिताजी जो थे उनकी एक अलग अपनी नीति थी, उनको छोड़कर उन्होंने अपनी एक अलग नीति अपनाई। जिस नीति के तहत उन्होंने ज्वाइन किया और फिर मंत्री बनी, तो वो भी किसी न किसी गुणा गणित के हिसाब से ही बनी होगी। और वो अगर उस सरकार के विरुद्ध अगर अपना कोई भी आवाज़ उठाती तो उनका मंत्रालय चला जाता। तो अब वो करे तो क्या करे, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसी ही कुछ परिस्थितियां होगी कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण, जबकि आपको बता दूं कि मैं जिस जगह एम्स बनाने की बात कह रहा था वो अनुप्रिया पटेल जी के मिर्ज़ापुर क्षेत्र में ही आता है। मैंने अदलपुरा में एम्स बनाने की बात कही थी जो अनुप्रिया पटेल जी के अंदर आता है, और इससे इस महा एम्स बनने से अगर सबसे ज़्यादा फायदा किसी को होता तो वो उन्हीं के जाति विशेष के लोगों को सबसे होता, क्योंकि उस आसपास में उनके जाति विशेष के ही लोग सबसे ज़्यादा है। मैं जाति को ध्यान में नहीं देकर, चूंकि वो शहर के अंदर था, अब बाहर था और वहाँ पर आवागमन के रास्ते सही थे। जो बनारस की आज समस्या है जाम और प्रदूषण की, और आज जो BHU में रोज़ बढ़ती भीड़ है, इसको देखकर मैंने वो जगह सुझाई थी, इसलिए क्योंकि वहाँ पर खाली था। लेकिन संजोग की बात है कि वो जो जगह थी वो उन्हीं के समाज के बीच में खड़ी थी और उनके ही संसदीय क्षेत्र में खड़ी थी, और फिर भी उन्होंने नकार दिया। तो जनता को चूज करना चाहिए कि क्या उनका नेता वैसा हो जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को बेचे, या समाज के स्वार्थ के लिए जो समाज उससे निगाहें टकटकी लगा के देखती है 5 साल कि शायद हमारे लिए कुछ करेगी, वैसे नेता को चुनना चाहिए। डॉक्टर साहब, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अब तो प्रधानमंत्री की भी एक बड़ी गंभीर टिप्पणी आ गई। पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो जितने भी संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र की मानित संस्थाएं हैं, सिर्फ उनको वर्तमान सरकार ने ध्वस्त किया है। और चाहे वो सेना का राजनीतिकरण हो, चाहे धर्म का राजनीतिकरण हो, चाहे वो RBI का हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान का हुआ हो, चाहे IAS का हुआ हो, हर चीज़, चाहे वो चुनाव आयोग का रहा हो, हर चीज़ का निजीकरण और हर चीज़ में नियम कानून का धज्जियां उड़ाकर, चाहे आपके मीडिया का भी हो, उनका भी इन्होंने निजीकरण उस स्तर तक कर दिया है कि मैं आपको बताऊं कि आज मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मियों को जो बेचारा सच लिखना चाहते हैं, जो ईमानदार हैं, जो लिखते भी हैं, और लिखने के बाद क्या होता है, उनकी नौकरी खतरे में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि आज जो अनियंत्रित पूंजीवाद है उसको इस देश में सबसे पहले नियंत्रित करने की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि आज निजी क्षेत्रों के लिए भी चयन सरकारी क्षेत्रों के द्वारा ही की जानी चाहिए, और उन पर भी वही कानून, उनके नियुक्ति की वही मान्यताएं लागू होनी चाहिए, और हटाने के भी, सस्पेंशन के भी, हर चीज़ की वही कानून लागू होने चाहिए जो एक सरकारी व्यवस्था में लागू होती है। और वहाँ से उचित उम्मीदवार ही चुनकर जिन भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को चाहिए वहाँ से वो लें, जिससे कि मानक और मेरिट की जो बहस इस देश में हजारों सालों से लोग खड़े किए हुए हैं, उस मेरिट के आधार से लोगों को और प्रतिनिधित्व के आधार से लोगों को सुनिश्चित हो पाए। डॉक्टर साहब, एक बात ये सामने आ रही थी कि एयरलाइंस को, जो इंडियन एयरलाइंस है, उसका निजीकरण कर दिया जाएगा, और निजीकरण होने से उसके मुनाफे बढ़ेंगे और दुनिया भर की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन हालात हैं, किंगफिशर डूब रही है, जेट एयरवेज बंद हो रहा है, सरकारी कंपनी टेलीकॉम BSNL के कर्मचारी बहुत ख़राब स्थिति में हैं, रेलवे भी पूरी तरीके से घाटे में है। इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार मैंने पहले ही बताया, सिर्फ जो सोच है, बेसिक सोच, जो हमारे देश की मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका जो मुख्य एजेंडा है वो है पूंजीवाद। और आपको समझना होगा कि कोई भी पूंजीवाद मजबूत सरकार नहीं चाहती। पूंजीवाद का जो बेसिक सोच है वो एक कमज़ोर सरकार चाहती है। कमज़ोर सरकार इसलिए चाहती है क्योंकि उनके एक नियम और कायदे और कानून के हिसाब से जब वो चलेंगे तो उसका गलत मुनाफा कम होगा, और इसलिए पूंजीवाद फल फूल नहीं पाएगा। कानून समानता का अधिकार देता है। वो किसी, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि असल में पूंजीवाद जो है वो
क्रोनी कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं, जिसको आप भ्रष्टाचारी पूंजीवाद कहते हैं, वो सरकार के साथ गठजोड़ से ही खड़ा होता है। और आज इस देश में दुखद बात यह है कि कहने को लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में लोक और तंत्र टूट गया है, क्योंकि उसके पीछे पूंजीवाद खड़ा है और पूंजी की सत्ता चल रही है। यानी कि आप अगर इसको पूंजीवादी लोकतंत्र कह दें तो ज़्यादा एक सही होगा। तो उनका काम है कि सभी नियम कानून को, जैसे लेटरल एंट्री आईएएस में, अब बताइए कि ये कौन व्यक्ति हैं? वो उसी पूंजीवाद का कोई व्यक्ति होगा, पूंजीवाद के समर्थक होंगे जो सचिव बन जाएंगे। सचिव बनेंगे तो क्या होगा? वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर आ गया। ब्यूरोक्रेसी क्या है? नीति निर्धारक तंत्र है। अब नीति निर्धारक तंत्र अगर खुद सत्ता में आ गई, अगर आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करें और अंग्रेजों का भारत में आगमन को अगर आप फिर से रीएनालाइज करें तो आपको लगेगा ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या की थी? सबसे पहले व्यापार के लिए इस देश में आई और व्यापार करने के बाद क्या किया? आप ही के सामान को कम दामों में खरीद के ज़्यादा दामों में बेचने लगा आपको। और फिर उसके बाद आपका उनका एंट्री यहाँ के राजनीति में हो गई। राजनीति मतलब सत्ता में। सत्ता में क्या करता था? जो सीट्स है उसके नीचे वाले को उसके विरुद्ध लड़ा देता था और इस तरीके से वो अंतिम में आकर खुद सत्ता में बैठ गई। आज के अगर इस अब आकर फिर से फॉरवर्ड करके अगर आज देश में देखिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पूरे देश में देखिए जो लड़ाई चल रही है जातिवादी, धर्मवादी और खुद भाई भाई में या समाज के अंदर ओबीसी के अंदर दलित को दलित से लड़ाने वाली चीजें, ये कैसी हो रही है? ये उसी पूंजीवादी सोच की लड़ाई है, ठीक जैसे कि वो हुई थी। यानी कि आप फिर से ये देश जो है गुलामी की कगार पर खड़ा है और हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सामाजिक स्वार्थ और देश के स्वार्थ के साथ घालमेल कर रहे हैं और खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जिसका परिणाम इस देश की गुलामी पुनर्गुलामी में होने वाली है। मैं 1000 बार लिख चुका हूं, कह चुका हूं और एक बार फिर आपके सामने कह रहा हूं कि हमारा देश गुलाम होने की कगार पर है। डॉक्टर साहब, पहले इलेक्शन ज़्यादा जातिवादी होता था, चुनाव ज़्यादा जातिवादी होता था या अब ज़्यादा जातिवादी होता है? क्या इसमें फर्क है? देखिए, चुनाव हमेशा ही इस देश में जातिवादी रहा है। कभी अघोषित रहा है, जो पहले जो उच्च वर्ग के लोग थे वो अपनी जातिवाद को दिखाते नहीं थे, वो अब दिखने लगा है, क्योंकि अब जो नीचा तबका था वो भी थोड़ा पढ़ लिख लिया है, तो उनको उनकी जातिवाद दिखने लगी है और वो प्रश्न पूछने लगे हैं। जातिवाद हमेशा से होता रहा है और जातिवादी गणित, जाति इस देश की सच्चाई है जो लोगों के मरने के बाद भी नहीं जाती। इसलिए जब तक इस देश से जातिवाद की समस्या खत्म नहीं होगी, जो कोई नहीं चाहता है, आरएसएस और बीजेपी अपने इतने सारे कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत आइडियलिस्टिक बातें करते हैं, लेकिन कभी आज तक जाति हटाने के लिए अगर कोई आंदोलन किया हो तो मुझे नाम बता दीजिए। क्यों नहीं किया उन्होंने जाति हटाने के लिए कानून? अगर बौद्धिक वर्ग तो सारे आरएसएस बीजेपी के पास है या तो कांग्रेस के पास है, क्यों इन पार्टियों ने कभी जाति हटाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया? क्यों आज़ादी के बाद जाति हटाओ आंदोलन और जाति खत्म करो आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि खत्म हो गई? डॉक्टर साहब धन्यवाद। आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा है। लोग कहते हैं कि जातिवादी हो गया है चुनाव, जातिवाद के आधार पर मतदाता वोट करते हैं और प्रत्याशी भी जो दल उतारते हैं वो जातिवाद को देखकर उतारते हैं, जबकि हकीकत है कि यह जातिवाद आज से नहीं था, बहुत पहले से था, बशर्ते उस जातिवाद करने वाले और जातिवाद को महसूस करने वाले वो लोग थे जो उच्च वर्ग से कहे जा सकते हैं कथित तौर पर, और वो उसका अच्छा फायदा भी लेते थे। अब निचला तबका भी, जिसे कथित तौर पर कह सकते हैं शोषित तबका था, वह भी पढ़ लिख रहा है और अपनी भलाई और अपने लोगों को समझ रहा है। तो अब लोग ये कह देते हैं कि जातिवाद राजनीति पर हावी हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि यह जातिवाद बहुत पहले से रहा है, सदियों से रहा है और हजारों सालों से रहा है। वह आज थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देता है कि निचला तबका भी अपने स्वाभिमान, सम्मान और जाति विशेष की बातें करता है इसकी वजह से। और डॉक्टर साहब उस वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं जो शोषित तबका है, और वह कभी भी डॉक्टर साहब से मुद्दों पर या अपने सेहत को लेकर के मिल सकता है। और जातिवाद की समस्या का अंत के लिए भी मैं एक बार अंत में अपना कहना चाहूँगा कि मैं जातिवाद को खत्म
ख़त्म करने का सबसे जो अमूलचूल मंत्र है वो है जातिगत जनगणना 2021 में करवाकर सभी इस देश के समाज के हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। जिस दिन आपने ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया, जो पानी बहता है उसके लिए ग्रेडियंट होना चाहिए, ऊंच और नीच होना चाहिए, तभी पानी बहेगा। जब सभी समाज के जो प्रतिनिधित्व है वो सत्ता के अंदर हो जाएगा, और जैसे ही सत्ता के अंदर होगा तो सत्ता आपको श्रेष्ठता देती है, वो श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी तो अपने आप पानी बहना खत्म हो जाएगा, लोग अपने आप जातियां खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। जातीय जनगणना ही इस जातिवाद के रूप को बदल सकती है और जातिवाद को खत्म कर सकती है। बीएचयू से फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन। खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और सबसे पहले खबरें पाइए। लाइक और शेयर करना न भूलें।